ये कोई राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने को लेकर जो हम लोगों की सोच है उसके तहत की जा रही है। इसमें बेसिक जो 3 बातें बताई गई हैं कि राजनीतिक दल बनाने से बिहार की स्थिति सुधर नहीं सकती है। पिछले 50-60 सालों में हम लोगों ने देखा है करीब 25 से ज्यादा मुख्यमंत्री बने, आए और गए, अलग अलग दलों को मौका मिला, अलग अलग गठबंधनों ने सरकार चलाई। सब ने अब जो काम किया या जो करने का दावा करते हैं, अगर उस सब बात को मान भी लिया जाए, जिन्होंने जो दावा किया अगर उस बात को आप मान भी लें, तो भी आज जो सच्चाई है जो आपके हमारे सामने खड़ी है वो बिल्कुल क्लियर है। बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा पलायन वाले लोग, सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार लोग इसी राज्य में रहते हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है, क्योंकि 50 के दशक में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में बिहार की गिनती होती थी। जो देश के पहले 4, 5, 10 राज्य होते थे उसमें बिहार की गणना होती थी। आज वहां से लुढ़कते लुढ़कते हम लोग 28 ज्यादातर विकास के मानकों पर हमारी जो रैंकिंग है, हमारी जो स्थिति है वो देश में सबसे नीचे 28वें 29वें नंबर पर हम लोग हैं। इसीलिए हम लोग और कोई आदमी नया आता है और वो बताता है कि हम आएंगे, हम ठीक कर देंगे। हम लोग का ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि बिहार की स्थिति को अगर सुधारना है, बिहार को अगर बेहतर बनाना है, अगले 10 साल में बिहार को अगर 10 विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होना है, तो ये कोई एक व्यक्ति, एक दल इसको कर नहीं सकता है। कोई अगर ऐसा दावा करता है, कोई व्यक्ति या दल अगर ये दावा करता है कि वो इस बिहार को ठीक कर सकता है, तो मेरी समझ से 2 ही बात हो सकती है। या तो वो आदमी बेवकूफ है, उसको समस्या का अंदाजा नहीं है, या फिर सिरे से वो सबको बेवकूफ बना रहा है। वो जीतने के बाद या सत्ता में आने के बाद वो भी कुछ करने वाला नहीं है। बिहार को सुधारने का एकमात्र रास्ता जो हम लोगों की समझ में है वो ये है कि बिहार के समाज में, लोगों में ये ताकत है, समझ है। जरूरत इस बात की है कि समाज को इस बात के लिए समझाया जाए, समाज में जन जागृति फैलाई जाए, ताकि समाज से ढूंढकर सही लोगों को ढूंढकर निकाला जाए। वो सारे लोग जो यहाँ धरती से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के मुद्दों के बारे में समझदारी रखते हैं, जिनकी ये क्षमता है, जिनमें ये समझ है कि यहाँ की समस्याओं को कैसे सब सुलझाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, और सबसे बढ़ के जिनके अंदर ये जज्बा है कि इस बिहार को, इस राज्य को बेहतर बनाया जा सकता है, ऐसे लोगों को समाज से चिन्हित करना, उनको एक साथ एक मंच पर लाने के लिए प्रेरित करना, समझाना, बुझाना, उसके बाद ही आगे की कोई रणनीति बनाना। तो ये जो पूरा प्रयास है उसके तहत मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूँ। कुल 75,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर, अपने पंचायत, अपने ब्लॉक, अपने वार्ड में बुलाया है। उनमें से कुछ लोगों के यहाँ अक्रॉस द स्टेट में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। मधुबनी में भी आपने देखा होगा 4-5 जगह जाने का अवसर मिला है। सुबह से शाम तक यही काम करते हैं। 8 से 10 ऐसी बैठकों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, परिचय करते हैं, संवाद करते हैं, कुछ सुनने और सीखने का प्रयास करते हैं। इसी अभियान के तहत 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण गांधी आश्रम से हम लोग एक पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। पदयात्रा इसलिए नहीं कि हमको बिहार का रोड नापना है, पदयात्रा इसलिए नहीं कि हमें अब ये दिखाना है कि हम कितना पैदल चल सकते हैं। पदयात्रा इसलिए करने वाले हैं ताकि बिहार में हर जगह स्वयं से चलकर उन लोगों के पास जाया जाए। बिहार के गांवों में, पंचायतों में, ब्लॉक में, शहर में, कस्बों में जाया जाए, लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया जाए। और पदयात्रा के दौरान 3 उद्देश्य हैं। एक, लोगों से मिलकर ये समझा जाए कि उनकी नजर में, उनके इलाके में कौन से ऐसे सही व्यक्ति हैं, राजनीतिक या गैर राजनीतिक, जिनका हाथ पकड़ के, जिनको समाज में हाथ पकड़ के राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। कल होकर जो चुनाव जीते किसी भी स्तर पे, उससे समाज का फायदा हो सकता है। एक पहला प्रयास उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के समस्याओं के विषय में हम सबको थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन पंचायत के स्तर पर और शहरों के स्तर पे नीचे ये समझना कि हर पंचायत की अपनी क्या समस्या है, हर शहर की अपनी क्या समस्या है, इसकी एक डिटेल्ड
एक तरह से आप फैसिलिटी सर्वे कह ले, या उसकी जो डिटेल समझ है उसको लोगों के सहयोग से बनाना, समझना, एक जगह एकत्रित करना। और तीसरा, बिहार के विकास के लिए हर पंचायत, हर प्रखंड, हर शहर में लोगों की समझ से जो भी वो सुझाव देना चाहते हैं कि बिहार के विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, रोजगार है, आर्थिक विकास है, खेलकूद है, कृषि है, इन सारे विषयों पर लोगों के जो सुझाव हैं, पदयात्रा के दौरान लाखों ऐसे लोग मिलेंगे, उनसे उनके सुझाव को इकट्ठा करेंगे और पदयात्रा खत्म होने के बाद बिहार के समग्र विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, कृषि, खेलकूद, ऐसे 10 महत्वपूर्ण विषयों पर जो लोगों ने सुझाव दिए होंगे, उसके साथ में करीब 250 से ज्यादा लोग, 250 से ज्यादा विशेषज्ञ, इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो इस पर मैंने लगाया है, जो काम कर रहे हैं, स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग उसमें बिहार के हैं। ये सारे लोग मिलकर एक ब्लूप्रिंट, 15 साल का एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। बिहार के लोगों से जो हम लोगों को सुझाव मिलेगा, इन सुझावों को लेकर और जो ये विशेषज्ञ हैं, इनकी क्षमता को, उनकी जानकारी, उनकी समझ को एक साथ करके पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के अंदर बिहार के विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का 15 साल का पूरा खाका खींचकर जनता के सामने रखेंगे। ये बताएंगे कि शिक्षा में क्या क्या सुधार होगा, और उसके साथ ये भी बताएंगे कि उसको कैसे किया जाएगा। ये बताएंगे कि रोजगार, यहाँ पर बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है, रोजगार कैसे लाया जा सकता है। ये बताएंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये बताएंगे कि कृषि में क्या और कैसे किया जा सकता है, ताकि जनता के पास इस बात का आकलन हो, इस बात की समझ हो कि जो भी दल अगर बनेगा तो उस दल का कार्यक्रम क्या है, वो चीजों को कैसे करेंगे, बिहार में सुधार कैसे लाएंगे। जहां तक दल बनाने की बात है, तो इस पदयात्रा के बाद हम लोगों का अपना अनुमान है कि समाज से 50,000 से ज्यादा ऐसे लोग, मैं संख्या के आधार पर कोई एक नंबर नहीं दे सकता हूं, संभव है 50,000, संभव है 70,000, संभव है 30,000, लेकिन एक बड़ी संख्या में जो लोग चुनकर, चिन्हित करके समाज से निकाले जाएंगे, वो सब बैठकर ये तय करेंगे कि दल बनाना है या नहीं। लेकिन अगर सब मिलकर तय करते हैं कि दल बनाना है, तो वो दल प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, उसके अध्यक्ष, उसके नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। वो जो 25-30,000, 50,000 लोग मिलकर दल बना रहे होंगे, वो लोग मिलकर ही तय करेंगे कि इस दल का नाम क्या होगा, उस दल का संविधान क्या होगा, उस दल की प्राथमिकताएं क्या होंगी, उसके पदाधिकारी कैसे बनाए जाएंगे, उसमें टिकट कैसे बांटे जाएंगे। साथ ही वही लोग तय करेंगे कि इस दल का नेता चेहरा कौन होगा। उस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं हो सकते हैं, उस दल का नेता वही हो सकता है जिसको सब लोग मिलकर तय करेंगे। ये अभी तक की जो अभी आने वाले 12-15 महीनों की जो प्रोग्राम है, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। उसके आगे की रणनीति, आगे का कार्यक्रम, एक बार पदयात्रा खत्म हो जाए, लोग साथ में आ जाएं, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। इसके साथ मेरी बात खत्म हुई। अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको कब लगा कि बिहार में जितनी भी ट्रेडिशनल पार्टी है वो बदल नहीं सकती बिहार को, इसके लिए आपको आगे आना चाहिए? नहीं, कब लगा ऐसा कोई एक दिन कोई सपना आया, ऐसी बात तो है नहीं। पिछले 10 साल से मैं जिस काम को करता था, अलग अलग पार्टियों के साथ काम करा है। 10 साल के दौरान ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर आपके हिसाब से सत्ता बदल भी जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था का भी परिवर्तन हो जाए। तो 10 साल उस काम को करते हुए जो सीखा, समझा, उस अनुभव के आधार पर यह तय किया है कि अगर राजनीति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, व्यवस्था को बदलना है, तो उसके लिए पहले समाज के स्तर पर काम करना पड़ेगा। सामाजिक परिवर्तन के बगैर राजनीतिक परिवर्तन, जिससे कि व्यवस्था का परिवर्तन हो सके, ये संभव नहीं है। जब इस बात को अनुभव किया, सीखा, समझा, तब ये तय किया कि भाई अब ये बिहार में जाएंगे और इस काम को करेंगे, क्योंकि बिहार में प्रशासकीय और विकास के नजरिए से इसकी जरूरत भी है। जैसा मैंने आपको बताया, बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और सारे पार्टियों को मौका यहाँ मिला है। कई तरह के नेता यहाँ आए हैं, अलग अलग एजेंडे पर उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। उसके बावजूद जो स्थिति बिहार में है, वो हमसे आपसे छुपी हुई नहीं है।
50 के दशक में जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग देश के सबसे अग्रणी राज्य होते थे, आज हम देश के सबसे पिछड़े राज्य हैं। तो मैं इसी राज्य से आता हूं। जब ये समझ बनी, जब ये क्षमता हुई, तो ये तय किया कि बिहार आएंगे और आने वाले कई साल, चाहे जितने साल बीच में लग जाएं, इस काम का संकल्प लेकर आए हैं कि बिहार में इस व्यवस्था को बनाने में अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि, ताकत इसके पीछे लगाना चाहते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इसको किया जा सकता है, इसीलिए आकर इसको कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के साथ में काफी समय तक काम किया, लगता है उनमें क्षमता नहीं है? नहीं, बात क्षमता की नहीं है, मैं तो बिल्कुल उलट बात कह रहा हूं कि मैंने जैसा अपने वक्तव्य में कहा कि कोई भी एक व्यक्ति या एक दल ऐसा दावा करता है कि मैं बिहार को ठीक कर दूंगा, मुझ में ये क्षमता है, तो मैं सामने से आपको कह रहा हूं कि ये बात गलत है। कम से कम मैं ऐसा समझता हूं कि प्रशांत किशोर के पास तो ये क्षमता नहीं है कि मैं अकेले बिहार को ठीक कर दूं। बिहार को अगर सुधारना है तो नीतीश कुमार हो या प्रशांत किशोर हो या कोई दूसरा नेता हो, दूसरा दल हो, कोई एक व्यक्ति 13 करोड़ लोगों की जिंदगी, करीब 60-70 साल का अंडर परफॉर्मेंस, उसको एक झटके में ठीक नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों में ये ताकत है। समाज को जागृत करके, समाज से ढूंढकर अच्छे लोगों को साथ में लाकर इस चीज को किया जा सकता है। बिहार को अगर सुधरना है तो बिहार के लोगों को मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ विकल्प नहीं है, लोग जो वोटर है वो बताता है। मैंने अभी 1 साल पहले यहाँ एक सर्वे कराया, उस सर्वे में 67% लोगों ने बताया कि बिहार में कुछ नया होना चाहिए, कुछ बेहतर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहा है प्रशांत किशोर होने चाहिए, लेकिन समाज के हर तबके में, चाहे आप किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, जो बिहार के नागरिक हैं, जो यहाँ की चिंता करते हैं, वो जरूर आपको बताएंगे कि बिहार में कुछ बेहतर होना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति या दल पर टिप्पणी नहीं है, हम लोग की सामूहिक जो स्थिति है उस पर ये एक स्टेटमेंट है। और इसको सुधारने का जो मेरी समझ से इसका उपाय है वो करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, जब तक आप सामाजिक स्तर पर चेतना नहीं लाएंगे, समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन की कल्पना करना बेमानी है। मैंने 10 साल इस काम को अलग अलग राज्यों में करके देखा है। सरकार बदलना कठिन है, लेकिन वो असंभव नहीं है। लेकिन उससे बहुत ज्यादा कठिन ये है कि आप समाज में चेतना जगाएं और एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत करें, नई व्यवस्था की को बनाएंगे। आपने अभी भी कहा कि आपने कई राज्यों में काम किया है, लेकिन आपने इस चीज के लिए बिहार को ही क्यों चुना? और दूसरा सवाल, आप जैसा कि पहले कहते आए हैं कई बार कि हम अभी भी नीतीश कुमार का दिया हुआ कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा पहनते, क्या अभी भी वही पहनते हैं या अभी जो आप क्षेत्र भ्रमण में निकले हैं उनके द्वारा दिए हुए कपड़े भी आप पहनते हैं? देखिए, बिहार को इसलिए चुना है, मैंने जैसा आपको बताया, पहले बात तो मैं इसी राज्य से आता हूं और कहीं ना कहीं ये मन में भावना रही है कि आप चाहे पूरे दुनिया में कुछ भी कर लें, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, जिस मिट्टी से आते हैं उसके लिए अगर कुछ करने की क्षमता या बुद्धि, अगर आपको भगवान ने कोई अपॉर्चुनिटी, अवसर दिया है तो मुझे प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए बिहार आए हैं। लेकिन दूसरा पहलू जो मैं इतने देर से बता रहा हूँ, क्योंकि बिहार में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी है। बिहार के लोगों की जो स्थिति है, जो राज्य की स्थिति है, उसमें एक नई राजनीतिक व्यवस्था, एक नए प्रयास की जरूरत है, इसलिए यहाँ आए। जहां तक आपने बताया कुर्ता पजामा आज भी वही पहने हुए जो नीतीश कुमार ने 2015 में दिया था, तो उसमें कोई मानने में गुरेज नहीं है। मेरा व्यक्तिगत उनसे संबंध आज भी बहुत अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध होना एक बात है और राजनीतिक तौर पर एक साथ जुड़कर एक व्यवस्था में काम करना वो दूसरी बात है। बिहार में चुनाव के समय जातीय समीकरण और धार्मिक बहुत ज्यादा महत्व रखता है वोटिंग, इसको तोड़ने के लिए आपके पास क्या विजन? देखिए, बिहार में नहीं, जहां कहीं भी चुनाव होते हैं वहां पर जाति समाज की एक सच्चाई है। तो जातियों, जैसे दूसरे पहलुओं की भी एक भूमिका है, वैसे जातियों की भी एक भूमिका है। बिहार में भी जाति की उतनी भूमिका है जितनी यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में है। तो पहली बात तो आप ये भ्रम ना पालें कि बिहार में ही जातियों की भूमिका है। ये जातियों की भूमिका चुनावों में हर जगह है, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। ये जो लोगों की सोच है कि बिहार में सब कुछ जाति पर ही होता है, ये सोच ठीक नहीं है, ये आंकड़ों से पर आधारित नहीं है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देके बताता हूँ। 2000, आप लोग सब पत्रकार हैं, बिहार के जो चुनावी परिदृश्य है, जो राजनीति है, उसको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। 2010 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उसमें नीतीश कुमार जी और भाजपा एक साथ थे और सामने वाले आरजेडी, कांग्रेस और पासवान जी एक साथ थे।
उस गठबंधन को आपको याद होगा 205 सीट मिली थी। उस समय की जो एनडीए गठबंधन था उसमें भाजपा जूनियर पार्टनर थी। मोदी जी कम से कम बिहार के नजरिए से इतने बड़े नेता नहीं थे। मोदी जी शायद प्रचार करने भी नहीं आए थे 2010 में, फिर भी उस गठबंधन को 205 सीट मिला था। वही गठबंधन, वही एनडीए जब 2020 में चुनाव लड़ा, इस बार नीतीश जी तो थे ही, वो सामाजिक समीकरण भी था, उसके ऊपर से मोदी जी भी थे, उसके भाजपा की जो बढ़ी हुई ताकत है वो भी था, और सामने से आरजेडी में लालू जी के बजाय तेजस्वी जी थे। तो लालू जी के मुकाबले तो तेजस्वी जी छोटे ही नेता है। कांग्रेस की भी स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है और पासवान साहब भी उस गठबंधन में नहीं थे। इसके बावजूद हमने देखा उसी एनडीए गठबंधन को उसी सामाजिक समीकरण में 120 सीट आने में तकलीफ हो गई। ऐसा मैं समझती, आपको क्या बताता है कि सामाजिक समीकरण एक पहलू है। 2005 में 10 में आपको इसलिए इतना वोट मिला था क्योंकि जनता में एक सामाजिक जनरल समझ ये थी कि 2005 से 2009 की जो सरकार चली थी वो अच्छी सरकार चली थी, तो सरकार का परफॉर्मेंस भी था और सामाजिक समीकरण भी था। इस बार सामाजिक समीकरण तो वही है, लेकिन जनता उनके परफॉर्मेंस से शायद खुश नहीं रही होगी, तभी आपको 120 आया। अगर ऐसा तो है नहीं कि जिन जातियों ने 2009-10 में एनडीए को वोट किया वो जाति सब बिहार छोड़कर चला तो गया नहीं, वो जातियां आज भी यहाँ रहती हैं, उन जाति के लोग आज भी बिहार में रहते हैं। और ऐसे मैं और कई दूसरे आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं जिसमें आपको क्लियर दिखेगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मुद्दा, कोई घटना ऐसी बात हो जाए जिसमें कि समाज का इमेजिनेशन जो कैप्चर कर ले जाए, तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। बिहार में भी पिछले कई सालों में, दशकों में करता रहा है। इसलिए ये कहना कि बिहार में हर वोट सिर्फ जाति पर पड़ता है, ये थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जाति के रहते हुए भी चुनाव लड़े और जीते जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, मैंने कहा सही लोगों का चयन, तो सही लोग तो हर समाज में हैं, हर जाति में सही लोग हैं। आप हर जाति से सही लोगों को चुनकर लाकर उनको चुनाव लड़ा सकते हैं और वो चुनाव जीत सकते हैं। जैसे अभी आप बोल भी रहे हैं कि जाति अब मैटर नहीं करता है, और अभी से पिछले कुछ दिनों से मैंने कोई आदमी ये पिन पॉइंट मानना है, मेरा ऐसा मानना है तो अगर 10 विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होना है तो ये कोई एक व्यक्ति, एक दल इसको कर नहीं सकता है। कोई अगर ऐसा दावा करता है, कोई व्यक्ति या दल अगर ये दावा करता है कि वो इस बिहार को ठीक कर सकता है, तो मेरी समझ वो आदमी बेवकूफ है, उसको समस्या का अंदाजा नहीं है, या फिर सिरे से वो सबको बेवकूफ बना रहा है। वो जीतने के बाद या सत्ता में आने के बाद बिहार को सुधारने का एकमात्र तो ये है कि बिहार के समाज में, लोगों में ये ताकत है, समझ है। जरूरत इस बात की है कि समाज को इस बात के लिए समझाया जाए, समाज में समाज से ढूंढकर सही लोगों को ढूंढकर निकाला जाए। वो सारे हुए हैं जो यहाँ के मुद्दों के, जिनकी ये क्षमता है, जिनमें को कैसे सब सुलझाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, और सबसे बढ़ के जिनके अंदर ये जज्बा है कि इस बिहार को, इस राज्य को बेहतर बनाया जा सकता है, ऐसे लोगों को एक साथ एक मंच पर लाने आना, उसके बाद ही आगे। तो ये जो पूरा प्रयास है उसके तहत मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूं। कुल 75,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर, अपने पंचायत, अपने ब्लॉक, अपने वार्ड में बुलाया है। उनमें से कुछ लोगों के यहाँ अक्रॉस द स्टेट में जाने का प्रयास कर रहा हूं। मधुबनी में भी आपने देखा होगा 4-5 जगह जाने का अवसर मिला है। सुबह से शाम तक यही काम करते हैं। 8 से 10 ऐसी बैठकों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, परिचय करते हैं, संवाद करते हैं, कुछ सुनने और सीखने का प्रयास करते हैं। इसी अभियान के तहत 2 अक्टूबर से पश्चिम पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। बिहार का रोड नापना है। पदयात्रा इसलिए नहीं कि हमें अब ये दिखाना है कि हम कितना पैदल चल सकते हैं, ताकि बिहार में हर जगह स्वयं से चलकर उन लोगों के पास जाया जाए। बिहार के गांवों में, पंचायतों में, ब्लॉक में, शहर में लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया जाए। और पदयात्रा के दौरान
लोगों से मिलकर ये समझा जाए कि उनकी नजर में उनके इलाके में कौन से ऐसे सही व्यक्ति हैं, राजनीतिक या गैर राजनीतिक, जिनका हाथ पकड़ के जिनको समाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। कल होकर जो चुनाव जीते किसी भी स्तर पे, उससे समाज का फायदा हो सकता है। एक पहला प्रयास उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के समस्याओं के विषय में हम सबको थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन पंचायत के स्तर पर और शहरों के स्तर पे नीचे ये समझना कि हर पंचायत की अपनी क्या समस्या है, हर शहर की अपनी क्या समस्या है, इसकी एक डिटेल्ड, एक तरह से आप फैसिलिटी सर्वे कह लें या उसकी जो डिटेल समझ है उसको लोगों के सहयोग से बनाना, समझना, एक जगह एकत्रित करना। और तीसरा, बिहार के विकास के लिए हर पंचायत, हर प्रखंड, हर शहर में लोगों की समझ से जो भी वो सुझाव देना चाहते हैं कि बिहार के विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, रोजगार है, आर्थिक विकास है, खेलकूद है, कृषि है, इन सारे विषयों पर लोगों के जो सुझाव हैं, पदयात्रा के दौरान लाखों ऐसे लोग मिलेंगे, उनसे उनके सुझाव को इकट्ठा करेंगे और पदयात्रा खत्म होने के बाद बिहार के समग्र विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, कृषि, खेलकूद, ऐसे 10 महत्वपूर्ण विषयों पर जो लोगों ने सुझाव दिए होंगे, उसके साथ में करीब 250 से ज्यादा लोग, 250 से ज्यादा विशेषज्ञ, इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो इस पर मैंने लगाया है, जो काम कर रहे हैं, स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग उसमें बिहार के हैं। ये सारे लोग मिलकर एक ब्लूप्रिंट, 15 साल का एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। बिहार के लोगों से जो हम लोगों को सुझाव मिलेगा, इन सुझावों को लेकर और जो ये विशेषज्ञ हैं, इनकी क्षमता को, उनकी जानकारी और उनकी समझ को एक साथ करके पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के अंदर बिहार के विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का 15 साल का पूरा खाका खींचकर जनता के सामने रखेंगे। ये बताएंगे कि शिक्षा में क्या सुधार होगा और उसके साथ ये भी बताएंगे कि उसको कैसे किया जाएगा। ये बताएंगे कि रोजगार, यहाँ पर बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है, रोजगार कैसे लाया जा सकता है। ये बताएंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये बताएंगे कि कृषि में क्या और कैसे किया जा सकता है, ताकि जनता के पास इस बात का आकलन हो, इस बात की समझ हो कि जो भी दल अगर बनेगा तो उस दल का कार्यक्रम क्या है, वो चीजों को कैसे करेंगे, बिहार में सुधार कैसे लाएंगे। जहां तक दल बनाने की बात है, तो इस पदयात्रा के बाद हम लोगों का अपना अनुमान है कि समाज से 50,000 से ज्यादा ऐसे लोग, मैं संख्या के आधार पर कोई एक नंबर नहीं दे सकता हूं, संभव है 50,000, संभव है 70,000, संभव है 30,000, लेकिन एक बड़ी संख्या में जो लोग चुनकर चिन्हित करके समाज से निकाले जाएंगे, वो सब बैठकर ये तय करेंगे कि दल बनाना है या नहीं। लेकिन अगर सब मिलकर तय करते हैं कि दल बनाना है, तो वो दल प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, उसके अध्यक्ष, उसके नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। वो जो 25-30,000, 50,000 लोग मिलकर दल बना रहे होंगे, वो लोग मिलकर ही तय करेंगे कि इस दल का नाम क्या होगा, उस दल का संविधान क्या होगा, उस दल की प्राथमिकताएं क्या होंगी, उसके पदाधिकारी कैसे बनाए जाएंगे, उसमें टिकट कैसे बांटे जाएंगे। साथ ही वही लोग तय करेंगे कि इस दल का नेता चेहरा कौन होगा। उस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं हो सकते हैं, उस दल का नेता वही हो सकता है जिसको सब लोग मिलकर तय करेंगे। ये अभी तक की जो अभी आने वाले 12-15 महीनों की जो प्रोग्राम है, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। उसके आगे की रणनीति, आगे का कार्यक्रम, एक बार पदयात्रा खत्म हो जाए, लोग साथ में आ जाएं, तभी मैं अपनी बात खत्म हो, जब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको कब लगा कि बिहार में जितनी भी ट्रेडिशनल पार्टी है वो बदल नहीं सकते बिहार को, इसके लिए आपको आगे आना चाहिए? नहीं, कब लगा ऐसा कोई एक दिन कोई सपना आया, ऐसी बात तो है नहीं। पिछले 10 साल से मैं जिस काम को करता था, अलग अलग पार्टियों के साथ काम करा है, ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा हुआ कि अगर आपके हिसाब से सत्ता बदल भी जाए तो ये जरूरी नहीं है कि सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था का भी परिवर्तन हो जाए। तो 10 साल उस काम को कर अनुभव के आधार पर यह तय किया है
कि अगर राजनीति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, व्यवस्था को बदलना है, तो उसके लिए पहले समाज के स्तर पर काम करना पड़ेगा। सामाजिक परिवर्तन के बगैर राजनीतिक परिवर्तन, जिससे कि व्यवस्था का परिवर्तन हो सके, ये संभव नहीं है। जब इस बात को अनुभव किया, सीखा, समझा, तब ये तय किया कि भाई अब ये बिहार में जाएंगे और इस काम को करेंगे, क्योंकि बिहार में प्रशासकीय और विकास के नजरिए से इसकी जरूरत भी है। जैसा मैंने आपको बताया, बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और सारे पार्टियों को मौका यहाँ मिला है। कई तरह के नेता यहाँ आए हैं, अलग अलग एजेंडे पर उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। उसके बावजूद जो स्थिति बिहार में है वो हमसे आपसे छुपी हुई नहीं है। 50 के दशक में, जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग देश के सबसे अग्रणी राज्य होते थे, आज हम देश के सबसे पिछड़े राज्य हैं। तो मैं इसी राज्य से आता हूँ। जब ये समझ बनी, जब ये क्षमता हुई, तो ये तय किया कि बिहार आएंगे और आने वाले कई साल, चाहे जितने साल बीच में लग जाएं, इस काम का संकल्प लेकर आए हैं कि बिहार में इस व्यवस्था को बनाने में अपनी पूरी मानना है कि इसको किया जा सकता है, इसीलिए आकर इसको कर रहे हैं। नीतीश कुमार में क्षमता नहीं है? नहीं, बात क्षमता की नहीं है। मैं तो बिल्कुल उलट बात कह रहा हूं कि मैंने जैसा अपने वक्तव्य में कहा कि कोई भी एक व्यक्ति या एक दल ऐसा दावा करता है कि मैं बिहार को ठीक कर दूंगा, मुझमें ये क्षमता है, तो मैं सामने से आपको कह रहा हूं कि ये बात गलत है। कम से कम मैं ऐसा समझता हूं कि प्रशांत किशोर के पास तो ये क्षमता नहीं है कि मैं अकेले बिहार को ठीक कर दूं। बिहार को अगर सुधारना है तो नीतीश कुमार हो या प्रशांत किशोर हो या कोई दूसरा नेता हो, दूसरा दल हो, कोई एक व्यक्ति 13 करोड़ लोगों की जिंदगी, करीब 60-70 साल का अंडर परफॉर्मेंस, उसको एक झटके में ठीक नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों में ये ताकत है। समाज को जागृत करके, समाज से ढूंढकर अच्छे लोगों को साथ में लाकर इस चीज को किया जा सकता है। बिहार को अगर सुधरना है तो बिहार के लोगों को मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ विकल्प नहीं है, लोग जो वोटर है वो बताता है। मैंने अभी 1 साल पहले यहाँ एक सर्वे कराया, उस सर्वे में 67% लोगों ने बताया कि बिहार में कुछ नया होना चाहिए, कुछ बेहतर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहा है प्रशांत किशोर होने चाहिए, लेकिन समाज के हर तबके में, चाहे आप किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, जो बिहार के नागरिक हैं, जो यहाँ की चिंता करते हैं, वो जरूर आपको बताएंगे कि बिहार में कुछ बेहतर होना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति या दल पर टिप्पणी नहीं है, हम लोग की सामूहिक जो स्थिति है उस पर ये एक स्टेटमेंट है और इसको सुधारने का जो मेरी समझ से इसका उपाय है वो करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। जैसा मैंने आपको बताया, जब तक आप सामाजिक स्तर पर चेतना नहीं लाएंगे, समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन की कल्पना करना बेमानी है। मैंने 10 साल इस काम को अलग अलग राज्यों में करके देखा है। सरकार बदलना कठिन है, लेकिन वो असंभव नहीं है। लेकिन उससे बहुत ज्यादा कठिन ये है कि आप समाज में चेतना जगाएं और एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत करें, नई व्यवस्था की को बनाएंगे। आपने भी कहा कि आपने कई राज्यों में काम किया है, लेकिन आपने इस चीज के लिए बिहार को ही क्यों चुना? और दूसरा सवाल, आप जैसा कि पहले कहते आए हैं कई बार कि हम अभी भी नीतीश कुमार का दिया हुआ कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा पहनते, जो आप क्षेत्र भ्रमण में निकले हैं उनके द्वारा दिए हुए कपड़े भी आप पहनते हैं। देखिए, बिहार को इसलिए चुना है, मैंने जैसा आपको बताया, पहले बात तो मैं इसी राज्य से आता हूं और कहीं ना कहीं ये मन में भावना रही है कि आप चाहे पूरी दुनिया में कुछ भी कर लें, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, जिस मिट्टी से आते हैं उसके लिए अगर कुछ करने की क्षमता या बुद्धि, अगर आपको भगवान ने कोई अपॉर्चुनिटी, अवसर दिया है तो मुझे प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए बिहार आए हैं। लेकिन दूसरा पहलू जो मैं इतने देर से बता रहा हूं, क्योंकि बिहार में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी है। बिहार के लोगों की जो स्थिति है, जो राज्य की स्थिति है, उसमें एक नई राजनीतिक व्यवस्था, एक नए प्रयास की जरूरत है, इसलिए यहाँ आए हैं। जहां तक आपने बताया कुर्ता पजामा आज भी वही पहने हुए जो नीतीश कुमार ने 2015 में दिया था, तो उसमें कोई मानने में गुरेज नहीं है। मेरा व्यक्तिगत उनसे संबंध आज भी बहुत अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध होना एक बात है और राजनीतिक तौर पर एक साथ जुड़कर एक व्यवस्था में काम करना वो दूसरी बात है। बिहार में चुनाव के समय जातीय समीकरण और धार्मिक रखता है वोटिंग। देखिए, बिहार चुनाव होते हैं, वहां पर जाति समाज की एक सच्चाई है। तो जातियों जैसे दूसरे पहलुओं की एक भूमिका है, वैसे जातियों की भी एक भूमिका है।
बिहार में भी जाति की उतनी भूमिका है जितनी यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में है। तो पहली बात तो आप ये भ्रम न पालें कि बिहार में ही जातियों की भूमिका है। ये जातियों की भूमिका चुनावों में हर जगह है, थोड़ा कम। सीट मिली थी उस समय की जो एनडीए गठबंधन था, उसमें भाजपा जूनियर पार्टनर थी। मोदी जी कम से कम बिहार के नजरिए से इतने बड़े नेता नहीं थे। मोदी जी शायद प्रचार करने भी नहीं आए थे 2010 में, फिर भी उस गठबंधन को 205 सीट मिला था। वही गठबंधन, वही एनडीए जब 2020 में चुनाव लड़ा, तो इस बार नीतीश जी तो थे ही, वो सामाजिक समीकरण भी था, उसके ऊपर से मोदी जी भी थे, उसके भाजपा की जो बढ़ी हुई ताकत है वो भी था, और सामने से आरजेडी में लालू जी के बजाय तेजस्वी जी थे। तो लालू जी के मुकाबले तो तेजस्वी जी छोटे ही नेता हैं। कांग्रेस की भी स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है, और पासवान साहब भी उस गठबंधन में नहीं थे। इसके बावजूद हमने देखा उसी एनडीए गठबंधन को उसी सामाजिक समीकरण में 120 सीट आने में तकलीफ हो गई। ऐसा मैं समझ, ये आपको क्या बताता है कि सामाजिक समीकरण एक पहलू है। 2005 में 10 में आपको इसलिए इतना वोट मिला था क्योंकि जनता में एक सामाजिक जनरल समझ ये थी कि 2005 से 2009 की जो सरकार चली थी वो अच्छी सरकार चली थी। तो सरकार का परफॉर्मेंस भी था और सामाजिक समीकरण भी था। इस बार सामाजिक समीकरण तो वही है, लेकिन जनता उनके परफॉर्मेंस से शायद खुश नहीं रही होगी, तभी आपको 120 आया। अगर ऐसा तो है नहीं कि जिन जातियों ने 2009-10 में एनडीए को वोट किया, वो जाति सब बिहार छोड़कर चला तो गया नहीं। लोग आज भी बिहार में रहते हैं। दूसरे आपको एग्जांपल दे सकता हूं जिसमें आपको क्लियर दिखेगा कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें कैप्चर कर ले जाए, तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर पिछले कई सालों में, दशकों में करता रहा है। इसलिए ये कहना कि बिहार में हर वोट सिर्फ जाति पर पड़ता है, ये थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जाति के रहते हुए भी चुनाव लड़े और जीते जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, मैंने कहा सही लोगों का चयन, तो सही लोग तो हर समाज में हैं, हर जाति में सही लोग हैं। आप हर जाति से सही लोगों को चुनकर लाकर उनको चुनाव लड़ा सकते हैं और वो चुनाव जीत सकते हैं। जैसे भी आप और अभी जैसे पिछले कुछ दिनों से मैंने ये नहीं कहा कि जाति मैटर नहीं करता है, दोनों में फर्क करना समझिए। जाति जैसे जब वोट पड़ता है तो उसमें कई पहलू हैं, उसमें जाति भी एक पहलू है। नहीं, मेरा ये कहना है कि ठीक है, इसके साथ अभी जैसे पिछले 20 के चुनाव में भी और अभी पिछले कुछ दिनों में भी जैसे रोजी रोजगार को लेकर काफी शोर शराबा हो रहा है, हर जगह बयानबाजी हो रही है, और आप भी जैसे हर जगह घूम भी रहे हैं। क्या अगला जो चुनाव है, लोग बाकी सारा कुछ अब छोड़ के रोजी रोजगार या जो ये बुनियादी सुविधाएं, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे और पार्टियां भी इसी पे आएंगी? देखिए, जितनी मेरी समझ है चुनावों की 10 साल में, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि मुझे ये सब मालूम है, लेकिन जितनी मेरी समझ है, कोई भी बहुत रेयरली होता है। या आपको हमको लगता है कि इस बार सब रोजी, इस बार जात पर हो रहा है, कोई कहता है इस बार राम मंदिर पर हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो चुनाव होते हैं, जो वोटिंग का जो डिसीजन है जनता का, वो कई मुद्दों का एमलगमेशन होता है। किसी के लिए रोजगार मुद्दा है, किसी के लिए जाति मुद्दा है, किसी के लिए शिक्षा मुद्दा है, किसी के लिए उसकी अपनी जो सरकार से शिकायत है वो मुद्दा है, किसी के लिए सड़क मुद्दा है, किसी के लिए अस्पताल मुद्दा है। सब बातों को मिलाकर ओवरऑल लोग अगर सरकार के कार्यों से संतुष्ट रहेंगे, वो और जातीय और दूसरे समीकरणों को सबको मिला जुलाकर ही वोट पड़ता है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि अगली बार वोट सिर्फ रोजगार के नाम पर पड़ेगा या अगली बार वोट सिर्फ जाति के नाम पर पड़ेगा। इन मुद्दों को मिलाकर ही जो वोटिंग है वो कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है। कोई आदमी ये पिन पॉइंट ही मुद्दे पर सारा वोट पड़ता है, ऐसा बहुत रेयरली होता है। जनसुराज है, वैसे ही पिछले इंग्लैंड से आई उनकी नायिका, और उनका हश्र हुआ
आप पहली बात तो मैंने कोई पार्टी बनाई नहीं है, तो आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं, या फिर आपने वो बात सुनी नहीं जो मैंने कही। मैं समाज के स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ।